जोहार, नमस्कार। कानून की बात में कानून कैसे इसका लाभ आप उठा सकते हैं और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसमें आपको कौन मदद कर सकता है ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। लगभग 10 साल से आपके साथ जो भी हम बातचीत कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ, अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग एक्सपर्ट आते हैं, वो आपको ये चीज़ें बताते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन सब चीज़ों का कैसे और कितना फ़ायदा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हर जगह यह व्यवस्था की गई, हर जिले में कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार है, जहां आप बहुत आसानी से जा कर के कानून के तहत मिलने वाली मदद अगर आपको नहीं मिल रही है तो वहां शिकायत कर सकते हैं और वो लोग आपकी मदद करेंगे सीधे। वो भी नहीं है, वहाँ भी पहुँच नहीं सकते हैं तो अपने डाकिया को पकड़िए, डाकिया के पास जो मोबाइल है उस मोबाइल से आप एप्लीकेशन भेज दीजिए। कहीं भी भेज सकते हैं, जहाँ की शिकायत हो, नालसा में भेज सकते हैं, डालसा में भेज सकते हैं, झालसा में भेज सकते हैं, जहाँ जो शिकायत है। अब जैसे कि RTE बना, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार कानून जो बना, उस कानून को आपके लिए बनाया गया, 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए बनाया गया। तो आप खुद उसका लाभ लेने नहीं जाएंगे तो घर बैठे उसका लाभ मिल जाएगा, इसकी संभावना मान करके मत चलिए। अभी मुल्क इस मामले में बहुत पीछे है। आज हम बात करते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार। यह भारत के संविधान के मूल अधिकारों के साथ जोड़ा गया है। यह क्या है पहले भी कई बार बता चुके हैं, आज बताएंगे। DAV कपिल देव के प्राचार्य MK सिन्हा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। ये RTE या शिक्षा का अधिकार जो है, ये है क्या बेसिक, इसका ये महत्व क्या है? 2009 में ये एक्ट पास हुआ है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जी, जिसके अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के आयु तक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इसमें सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सभी स्कूलों में बच्चे इसमें पढ़ते हैं। इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी एंट्री पॉइंट पर 25% सीट रिजर्व है, जिसके तहत बच्चे का एडमिशन होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बड़े बड़े स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, उसके लिए प्रावधान किया गया है कि अपने दायरे में 1 किलोमीटर के दायरे में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे जैसे झारखंड सरकार में 1 से 2, 2 से 3 अप टू 6 किलोमीटर तक भी इसका प्रावधान किया गया है। और उसमें जो मिनिमम डिस्टेंस में जितने फॉर्म आते हैं उसको लॉटरी सिस्टम से इस बार सभी जिलों में DSC जो होते हैं, जिला शिक्षा अधीक्षक, उनके देखरेख में ये लॉटरी सिस्टम होता है, लिस्ट बनता है और उस स्कूल में एंट्री पॉइंट पर एडमिशन होता है। इसके लिए एडमिशन के लिए जैसे आमतौर पर आप लोग दिसंबर में, नवंबर या दिसंबर में वो फॉर्म निकालते हैं, कहते हैं कि भाई हमारा स्कूल ओपन हुआ है नर्सरी में या क्लास 1 में एडमिशन के लिए। उस समय जो आप लोग निकालते हैं तो उस समय यह अप्लाई आपके यहाँ करना है या DSC के यहाँ करना है, किसके यहाँ अप्लाई करना है? हम लोग सर एडवर्टीजमेंट के लिए, पब्लिसिटी के लिए एक फ्लैक्स भी लगा देते हैं और अप्लाई करना पड़ता है DSC के पोर्टल पर, ऑनलाइन। आमतौर पर किस महीने में ये ओपन होता है? ये दिसंबर जनवरी में ओपन हो जाता है। ठीक है। और ये लगातार चलता रहता है। हाँ। और स्कूलों का एडमिशन वो मार्च तक वो लिस्ट बना करके देते हैं ताकि अप्रैल से वो हो। अगर जिसके सीट पूरे फुल नहीं होते हैं तो उनके बाद में भी DSC लेवल पर उसको किया जाता है। हाँ, 2 तरह से अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो सबसे निचले लेवल पर BEO होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो जो लोग ब्लॉक्स में हैं और उस ब्लॉक में कहीं पर इस तरह का स्कूल है तो वो अपने BEO से भी RTE के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, ब्लॉक से जो ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, उनके माध्यम से और अपने नजदीक के स्कूल जाकर के भी पता किया जा सकता है इसको। अच्छा, हाँ। और उसके जो नियम है उसके तहत अप्लाई किया जाता है
और अप्लाई करने के बाद जो उसका प्रोसेस है लॉटरी के सिस्टम के थ्रू उसका होता है। तो पोर्टल पर उपलब्ध है क्या? साइट जो है पोर्टल ऑनलाइन पर उपलब्ध है, कभी भी चाहे आप देख सकते हैं? देख सकते हैं। कब ओपन होने वाला है? हाँ जी हाँ, जिला शिक्षा अधीक्षक के पोर्टल पर वो उपलब्ध रहता है। तो आमतौर पर जो सामुदायिक वो सेवा केंद्र है उसमें तो ये उपलब्ध होगा, वहाँ लोग पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं? जी क्या हाँ, है पता किया जा सकता है। सामुदायिक केंद्र में इवन पंचायत भवन में नियम है, नगर निगम के इसमें वो दिया जाता है कि कब से कब अप्लाई किया जाता है। गवर्नमेंट स्कूलों में मस्ट है और प्लस प्राइवेट स्कूलों के लिए भी ये जो प्रावधान है इसका फैसिलिटी सभी जगह रहता है। और हर स्कूल, मान लीजिए जहाँ नज़दीक के जो स्कूल हैं वहाँ भी पता कर सकते हैं कि कब अप्लाई होता है। अप्लाई करना है वहाँ से फिर फॉर्म आता है स्कूल को। मैं डीएससी लेवल पर ही फाइनल हो करके वो आता है लिस्ट की स्कूल में ये नाम सिलेक्ट किए गए हैं? नहीं सर, जैसे एक स्कूल में लगभग 300 फॉर्म आए, ओके, लेना है 30 सीट, जो भी अवेलेबल सीट है। तो उसके बाद देखते हैं सबसे कम दूरी के कितने, क्योंकि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कौन फाइनल करता है? डीएससी फाइनल करते हैं, डीएससी के रिप्रेजेंटेटिव हर जगह नियुक्त करते हैं। अच्छा, हर स्कूल में डीएससी अपना रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और स्कूल के एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। दोनों के समक्ष सारे पेरेंट को बुलाया जाता है। अच्छा, और उनके सामने लॉटरी निकाला जाता है। अच्छा जी, इस बार यही किया गया। तो लगभग जो निजी स्कूल हैं उन निजी स्कूलों में इस तरह के स्टूडेंट्स की संख्या का क्या ये स्थिति है? जो उसके एंट्री पॉइंट पर हैं, मान लीजिए लगभग सब सीट फुल होते हैं क्या? देखिए शहरों में तो होते हैं और जो रूरल एरिया है वहाँ कम लोग करते हैं। शहरों में तो करीब करीब फुल होते हैं। जानकारी का अभाव भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि जानकारी नहीं है इसलिए भी नहीं जाते हैं। दूसरे की एक जो बना हुआ है पहले से स्टेटस सिंबल कि इतने बड़े स्कूल में हमको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ जाए नहीं जाए, इसके यहाँ दौड़ना होगा, उसके यहाँ दौड़ना पड़ेगा, सरकारी वही है। लेकिन मैं बताना चाहूँ कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्कूल का नाम देना है, वहाँ देना है और लॉटरी में जो आएगा उनको होगा। यह ध्यान रखना है कि कम से कम रेंज में आप हों। हाँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, कम से कम रेंज ताकि इसके चलते आपको रिजेक्ट नहीं कर दिया जाए कि आप चूंकि बहुत डिस्टेंस में हैं वहां से आ जा नहीं सकते हैं। जी। अब इन स्कूल के बच्चों को पढ़ाने लिखाने और जो पहले से बच्चे आए हैं जिन्होंने प्रिपरेटरी स्कूल में पढ़ा है, तैयारी करके आए हैं, उनके समकक्ष लाने के लिए कुछ अलग व्यवस्था होती है क्या? जी हाँ, जैसे स्कूल में सबसे पहले तो यह है कि किसी भी तरह से उस बच्चे को सभी बच्चे के बराबर समझा जाता है, कोई उसका अलग नहीं है। हर क्लास में जैसे मान लीजिए 40 बच्चे का है तो 30 वो 10 वो, और कहीं भी किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। हाँ, अगर लगता है उसके साथ साथ और भी बच्चे होते हैं, क्योंकि नीचे में कोई टेस्ट नहीं होता है, किसी क्लास में नीचे में टेस्ट नहीं होता है, ना पेरेंट का ना बच्चों का, ये प्रावधान है आरटीई के अंतर्गत, उस सिस्टम से लिया जाता है। और जिसको लगता है कि उसको एम्पावर करने की जरूरत है, अपलिफ्ट करने की जरूरत है, उनको अलग से हम लोग पेरेंट के सहयोग से उनको अलग से रोक करके उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो ये जो व्यवस्था है वो बीपीएल के लिए है मुख्य रूप से, जो गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन अब गरीबी रेखा के नीचे जो है उसका पोशाक, उसकी किताबें, वो कितना कर पाते होंगे? जबकि सरकारी स्कूलों में किताबें निःशुल्क मिलती हैं, ड्रेसेस भी मिलता है, दोपहर का लंच भी मिलता है। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि कोई डोनर मिल जाए तो उतने बच्चे को हम उनके द्वारा दिलवा देते हैं और लगभग मिल जाते हैं। और ये अनाउंस करते हैं कि जिनको ज़रूरत है यूनिफॉर्म का तो वो कांटेक्ट करें और वो स्कूल दे देगा। ऐसे हैं लोग कि आज भी कि उतने कर देते हैं कोई न कोई डोनर। ये 2-3 चीजें हैं ना। एक तो ये है कि आपने एक तरह का ड्रेस इसलिए रखा कि स्कूलों के बच्चों में यह नहीं लगे कि वो बहुत अमीर बहुत गरीब घराने का है, इसकी वजह से उनके बीच यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। लेकिन यहाँ से जो बच्चे जाते हैं और दूसरे जो बच्चे आते हैं वो टिनोपाल में डाल करके अपना कपड़ा धो करके आयरन करके पहन करके आते हैं, तो इन बच्चों में ऐसे ही विसंगति हो जाएगी अगर उनके गार्जियंस ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देने के पीछे गरीबी भी है, अज्ञानता भी है, जानकारी का अभाव होना भी है कि उसी ढंग से उन बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजें। तो इस तरह से आप लोग अपने स्कूल में क्या फील करते हैं, या जो आपका
ये स्कूल का अपना एसोसिएशन है, उसमें क्या फील करते हैं इस तरह के मैं बच्चों के बताऊं बारे में? कि पेरेंट भी इंथुजियास्टिक होते हैं, अब वो भी इस बात को ध्यान देते हैं और इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती है कि बच्चे पेरेंट को बार बार कहना पड़े। उसमें वो अपने भी इस बात को ध्यान देते हैं कि बच्चे में कहीं कोई दिक्कत नहीं ये हो यूनिफॉर्म के मामले में। किताबें और होमवर्क, ये दो चीज महत्वपूर्ण है। किताब जो आप उनको देते हैं या किताब उनको खरीदना पड़ता है, कैसे किताब लाइब्रेरी से, बुक लाइब्रेरी से व्यवस्था करते हैं, कैसे है? नहीं, नीचे के बच्चे तो लाइब्रेरी उतना यूज नहीं कर पाते हैं, उनके लिए तो जो किताबें उपलब्ध है और बताऊं कि डीएवी में बहुत कम उसमें उपलब्ध रहता है, क्योंकि डीएवी का अपना पब्लिकेशन है और बीच में कोई भाया मीडिया नहीं है, तो उसमें किताब में कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये पेरेंट को हम लोग कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म और किताब में है कोई दिक्कत है तो आप बताइए, हम किसी न किसी डोनर के माध्यम से इसको उपलब्ध करवाएंगे। क्या स्थिति होती है जब कितने लोग कहते हैं आप? बहुत कम, बहुत कम। और होमवर्क में, और अभी तो 9 की बात है, हमको लगता है कि 10 साल से ऊपर हो गए इस इम्प्लीमेंट हुए, तो इन 10 सालों में कुछ लड़के 10वीं तक पहुंच गए होंगे। इम्प्लीमेंट हुआ 1 अप्रैल 2010 से। हाँ, तो कुछ लड़के 10वीं तक पहुंच गए होंगे, 10वीं पार कर गए होंगे, 12वीं में भी जा रहे होंगे। क्या देखा आपने इन बच्चों को आरटी की जो सुविधा मिली उससे कितना इक्विप्ड हो पाए और कितना आगे बढ़ पाए, दूसरे बच्चों के समकक्ष कितने खड़े हो पाए? देखिए, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते जाएंगे, हाँ, अपग्रेड होते जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हाँ, कई बार हम फील किए ये जब बच्चे 5 से ऊपर आते हैं तो पेरेंट हेल्प करने में, गाइड करने में सक्षम नहीं होते हैं। उसके लिए हम जब पेरेंट टीचर्स मीट होता है तो वैसे पेरेंट को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आप कुछ न करें, आप समय का खाली ध्यान रखें और आप हमारे पास बच्चों को रखें और हम इसके लिए स्पेशल क्लासेस का अरेंजमेंट करेंगे। जो बच्चे, लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आता है, जो कमजोर होते हैं वही क्लास नहीं करना चाहता। जो टेक्निकल प्रॉब्लम हम जो फील करते हैं प्रॉब्लम, जो अच्छे बच्चे अच्छे करते हैं वो भी वही चाहता ज्यादा करने के लिए। तो ये जो गैप होता है, ये गैप हम प्रायः कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स से मिल करके, बच्चे के साथ में रख कर करके उनकी जो नीड है, उनको जो होमवर्क पूरा करने में, क्वेश्चन आंसर पूरा करने में, या जहां वो पीछे रह गया उसको करने में, उसमें हम लोग ये नहीं ध्यान रखते हैं कि इसके तहत बच्चे हैं, जो भी हैं, ताकि सब मिल करके रहे तो उसको फील नहीं होगा कि हम कमजोर हैं, इसमें भी कमजोर होते हैं। तो उसके लिए हम लोग करते हैं। हमने अभी किया हुआ है, खास करके ऊपर के क्लासों में करते हैं कि जो लो परफॉर्मर होता है, इवन जो हाई परफॉर्मर होता है, उनकी भी कुछ काउंसलिंग करते हैं, इनकी भी करते हैं कि ताकि हाई वाला और अच्छा करे, ताकि स्कूल का क्यूपीआई हो, और नीचे वाले हमारे और ऊपर कैसे आएं। तो उसमें टीचर को हम लोग लगाते हैं और बच्चों से खुल करके बात करते हैं। हमारा एक स्टूडेंट काउंसिल होता है हर स्कूलों में, जिसमें बच्चे सारे होते हैं, कोई एक्टिविटी के इंचार्ज होते हैं, कोई डिसिप्लिन के होते हैं, कोई हेड बॉय, हेड गर्ल, ये सारे अलग अलग होते हैं, कोई लिटरेरी एक्टिविटी में, कोई और में। तो उन सब के माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को आगे आएं और उनको हम अच्छी से अच्छी शिक्षा हम दे सकें। ड्रॉप आउट रेट क्या है इस तरह के बच्चों में? ड्रॉप आउट रेट क्या है आपके यहाँ? मैं नहीं समझता कि 10 से 15% से अधिक है, 10% से अधिक नहीं है। 10% के स्कूलों में, आपके स्कूल में, डीएवी स्कूल में, हाँ, जो 10% है, 10% का कारण क्या है, क्यों ड्रॉप आउट होता है? कारण कि सरकारी स्कूलों में जो ड्रॉप आउट है, उस ड्रॉप आउट में पॉवर्टी तो है ही, और बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं, या माँ बाप कमाने चले गए तो अपने घर के रखवाली के लिए और घर के काम के लिए रह जाते हैं, इसलिए वो नहीं जा पाते हैं। देखिए, कई बार इतने प्रयास के बावजूद कई पेरेंट इस पर आते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम है उसमें थोड़ा सा चलने में दिक्कत होती है। जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको भी दूर किया गया है कि लोकल लैंग्वेज में प्राइमरी स्कूल में ज़्यादा हम लोग इसको करें। उस स्थिति में कई बार ऐसा पेरेंट आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं पब्लिक स्कूल में, ऐसा कि ड्रॉप आउट रेट होता है। अभी पिछले साल सर्वे किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी के द्वारा, और रांची के भी कुछ स्कूलों को कोई ऐसे नहीं, सैंपल के रूप में कुछ लिया गया, जिसमें
2 स्कूल डीएवी का भी था, और उसमें करीब करीब सभी स्कूलों को क्लीन चिट मिला कि नहीं, ये आरटीई को सही ढंग से फॉलो कर रहे हैं और ड्रॉप आउट रेट भी कम है, बहुत कम है। तो ये कभी कभी होती है, वो चर्चा है, लेकिन अभी भी जिस रफ्तार से और होना चाहिए उसको हम लोग को और ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों को तो आप लोग चेंज करते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि बच्चों को और गार्जियन को दोनों को चेंज करते हैं आप। तो ये जो ड्रॉप आउट 10% भी है वो कहाँ जाते हैं? या तो सरकारी स्कूल में चले जाते हैं जहाँ की इंग्लिश मस्ट नहीं है, अंग्रेजी की बाध्यता नहीं है, या सचमुच में कहीं पर जॉब के लिए चले जाते हैं माता पिता के साथ, या माता पिता चले गए तो उनको घर की रखवाली करने जाते? अच्छा, जॉब के लिए नहीं जाते। देखिए, उसके लिए भी एक अलग प्रावधान तो बनाई है। जैसे जो मिड डे मील का कंसेप्ट गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट स्कूलों में, ये क्यों लाया गया था? ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है कि खास करके जिनके माता पिता लेबर के रूप में काम करते हैं और दोनों वर्क प्लेस पर चले जाते हैं, तो उनके बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था किया गया कि स्कूल भेज दें और 4 बजे फिर वापस आएंगे तो घर बच्चे पहुंच जाएंगे। उसके लिए वो व्यवस्था किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, मैंने ये देखा, अनुभव किया कि यहाँ पेरेंट अच्छे कोऑपरेट करते हैं, वो कोशिश करते हैं और हमारे कहने के अनुसार वो चलते हैं कि बच्चे कम से कम वहाँ से हटे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए वो तो कोई जरूरी नहीं कि उसी का होता है, कोई भी ऊपर का भी हो सकता है और नॉन आरटीई के अंतर्गत भी हो सकता है। तो ऐसे की संख्या जो है पब्लिक स्कूलों में बहुत कम है और उसका कई एकाध जगह आते हैं, उनको भी कोशिश करते हैं हम समझाने का कि ये बैरियर नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, आप इसमें ध्यान रखिए। और हम टीचर्स को कहते हैं कि इसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम दे ताकि वो उसको ठीक कर सके, कॉप अप कर सके उसमें। और सर की जो रिपोर्ट है ड्रॉप आउट की, वो तो बहुत खतरनाक है। और ड्रॉप आउट के रेट में यह है कि वो बच्चे जो ड्रॉप आउट करते हैं, फिर दूसरे संस्था का वो उस पर रिपोर्ट है कि वो सारे के सारे भाग जाते हैं। जैसे यहाँ आप देखिएगा कि फुटपाथ के किनारे बहुत तरह की चीजें बेचते हैं जिसमें वो लगे हुए हैं। पर्टिकुलर कम्युनिटी उसमें बहुत ज्यादा है, उसके बच्चे बहुत ज्यादा है। दूसरी कम्युनिटीज के लोग भी हैं, कोई दातुन बेच रहा है, कोई बैलून बेच रहा है, कोई वो कर रहा है, उससे घर चल रहा है, घर के आर्थिक वो में सहयोग कर रहे हैं। और घर यह मान के चल रहा है, एक तो उसको पता नहीं है, इसके बारे में पता भी नहीं, अब पता है तो भी वो मान के चल रहा है कि पढ़ लिख के भी क्या करेगा, अंततः यही करना पड़ेगा। इसलिए अभी से उसको रोजगार सिखाओ। तो पंचर की दुकान में छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे जिनको स्कूल जाना चाहिए, होटलों में मिल जाएंगे, ठेला लगाते हुए मिल जाएंगे, बैलून बेचते मिल जाएंगे, या माँ बाप जो मजदूरी करने जा रहे हैं वहां उनके साथ जा रहे हैं, या लड़के घर में आके खटखट करते हैं इस तरह के बच्चे कि कोई काम हो तो दे दो, माँ बाप नहीं है यहाँ पर, कोई काम हम कर देंगे। कुछ लोग काम देते भी हैं, काम कराते भी हैं, कुछ लोग होते हैं कि चलो भाई खाना खा लो, खाना खा के जाओ यहाँ से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसके लिए एक अलग से प्रावधान दिया गया है। उसका जैसे 8 कंपोनेंट है स्कूलिंग के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए। उसमें एक ये भी है कि कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट, और ये तय किया गया है कि 2030 तक जो है ना, हर बच्चे जो है इस सिस्टम में वो आ जाएंगे। अभी भी देखिए करोड़ से ऊपर है जिस बच्चे को स्कूल में होना चाहिए देश में, वो अभी स्कूल में नहीं है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तरह स्पेशल तहत प्रावधान किया गया है कि हम इंश्योर करें कि इंक्लूसिव एजुकेशन किसी भी कैटेगरी के बच्चे हों, इवन जो डिसेबल भी बच्चे हों, उनके लिए भी एजुकेशन कंपलसरी किया गया है। एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। जब 2010 में इसको लागू हुआ तो 135 देशों के श्रेणी में हमारा देश आया कि जहां पहले से था एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट है, उसके तहत हमारा देश आया है। और देखिए बहुत हद तक इसको कॉप अप किया जा रहा है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये पूरा, अभी भी इसमें अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिसमें हम सबको अवेयर करना चाहिए, पेरेंट को भी, टीचर को भी, बच्चे को भी, ताकि हर बच्चे को एजुकेशन मिले। क्योंकि एजुकेशन के बारे में नेल्सन मंडेला जी ने बड़ा अच्छा कहा कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन विथ विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड। तो एजुकेशन ही है जिससे हम जितनी भी सोच सकते हैं, बच्चों के विचार को
समृद्ध कर सकते हैं, बुद्धि को समृद्ध कर सकते हैं, विवेक को समृद्ध कर सकते हैं, उनके अनुभव को कर सकते हैं, उनको संस्कार युक्त बनाते हैं। और इस सब चीज़ के लिए शिक्षा जरूरी है और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको लागू किया। और हम सब का दायित्व है कि हम उसमें सभी RTE के अंतर्गत ये भी दिया गया है कि टीचर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट आसपास के स्कूलों में जाएं और बच्चों को दाखिला करवाएं। टीचर का है कि उसको इनकरेज करें पढ़ाई करने के लिए। कोई भी प्राइवेट ट्यूशन से दूर रहें। अगर कोई, हम मान लीजिए ड्रॉप आउट की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर है तो उसको हम केस स्टडी करें, जानें, कोशिश करें कि क्यों ऐसा हो रहा है और उससे पेरेंट्स से मिल कर करके उसको स्ट्रीमलाइन में लाने की कोशिश करें। अभी दो चीजें एक साथ ब्लेंड होने वाली हैं, RTE न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके ब्लेंड होने में RTE पर जो मौलिक अधिकार बनाया गया है उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई दबाव पड़ेगा क्या? मेरे ख्याल से और इससे अच्छा होगा। अच्छा अच्छा होगा कि अभी जो हम लोग 6 बरस से लेकर के 14 बरस तक की आयु को, मैंने क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक किया गया। और आपको पता है कि अब जो है 10+2 को चेंज कर करके 5+3+3+4 किया गया, मतलब 15 साल का किया गया। LKG UKG 1, नर्सरी LKG UKG 3 साल और ऐड किया गया, जैसे गवर्नमेंट में भी है, आंगनबाड़ी का कंसेप्ट है। उसी तरह से हमारे पब्लिक स्कूलों में भी नर्सरी LKG UKG 3 साल और प्लस 1 और 2 इसको फाउंडेशन स्टेज माना गया है। तो इससे बच्चे को और मजबूती होगी। और साइंस भी रिसर्च में ये बताया है कि बच्चे 3 साल में 90 to 95% उसके सेल ग्रो कर जाते हैं, जो हर चीज़ को रिसीव कर सकते हैं, वो रिसेप्टिव होते हैं। तो और उस समय जो उनको जानकारी मिलती है, रॉन्ग जानकारी मिलती है, जिससे गलत परसेप्शन बनता है, इससे हमारे बच्चे दूर हो जाएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तरह कि रॉ मटेरियल को हम लोग अपने स्कूल में या अपने आंगनबाड़ी में उसको ला कर करके हम उसको तैयार कर सकते हैं एजुकेशन के लिए। देखिए, मेरा मानना है कि अगर 5 तक बच्चे को पूरा ध्यान दिया जाए ना, तो बच्चे ऊपर हो जाएंगे। थोड़ा सा कम किया जाए तो बच्चे डाउन हो जाते हैं। लेकिन 6 के बाद जब बच्चे आते हैं तो उनका अपना सेल्फ ग्रो करता है। और 6 तक जिसका सेल्फ ग्रो नहीं किया, उसको हमारे और आपके मेहनत करने से नहीं होगा। तो हमारा दायित्व तो है कि कैसे उसके इंटरनल, कैसे उसके होलिस्टिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया जाए, जहां पर फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, एथिकल हो, सारे कैसे ग्रो करे, ऑल राउंड डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, ये तभी होगा जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फाउंडेशन स्टेज से हम लेकर के ऊपर उठेंगे। तो निश्चित रूप से RTE को और मजबूती मिलेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। एक चीज आपने भी गौर किया होगा कि जो बड़े टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े कॉलेज हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पर यह दिखाया जाता है कैंपस से कितने बच्चे निकल गए और उसी के बेस पर एडमिशन के लिए वहाँ मारामारी होती है और रात भर लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं। प्लेसमेंट पर ध्यान। हाँ, तो प्लेसमेंट के साथ हम ये कह रहे हैं कि हर किसी के ध्यान में है कि एडुकेशन जो है ज्ञान से ज्यादा जॉब की गारंटी करता है, जॉब देता है। जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, वहां गार्जियन के ध्यान में ये है कि पढ़ लिख के क्या करेगा, कि मिलना क्या है। तो स्किल्ड करने की जो बात है, तो RTE से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को और प्लस करते हैं, जोड़ करके हम ब्लेंड करके आगे ले चलने की बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि इस तरह का ब्लेंड हो सकेगा और चीजें ठीक हो सकेंगी? जी, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन को लागू किया गया है। अभी 15 दिन पहले या कुछ और दिन नेशनल फ्रेमवर्क को भी जारी कर दिया गया है और उसके तहत जो अब आ रहा है हमारे पास, लगभग 30 से 32 उसमें कोर्सेस हैं जो कि वहाँ पर क्लास 6 से किया जाएगा। उसके स्किल को डेवलप किया जाएगा, चाहे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल है, वुडन वर्क है, आपके कोडिंग है कंप्यूटर में। इस तरह से कई हैं। बच्चे अपने चॉइस के अनुसार, हर स्कूल को रखना कंपलसरी है, कुछ रखेंगे और अपने चॉइस के अनुसार उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर स्किल को डेवलप करेंगे, ताकि जब बच्चा स्कूल से निकले
तो हर बच्चे को हो कि हमारे पास ये स्किल है। बिल्कुल। सीबीएसई ने भी देखिए पढ़ाने में भी कहता है कि हर क्लास में अपना लर्निंग आउटकम्स, मिनिमम लर्निंग आउटकम्स तय करिए, क्यों, ताकि हर बच्चा आफ्टर क्लास ये कह सके कि मिनिमम दिस मच आई हैव लर्नड। ओके। तो ये चल रहा है। तो निश्चित रूप से जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगा ना, तो आरटीआई मैं बार बार कहता हूं इसलिए मजबूत होगा कि उसमें और भी जो जो चीज है उसको लागू किया गया है। अभी तो इतना ही, अगली बार मिलते हैं, कानून के किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। लेकिन हमने जो कहा, आपने जो सुना, जो लोग नहीं जानते उनको ही बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।